जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? ठीक है ना? विराम चिन्हों का प्रयोग मैंने कहा मैं बीच में छोड़ता नहीं, यह अधूरा रह गया था। तो चलिए आज हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझते हैं, है ना? तो मैं आपको लिए चलता हूं विराम चिन्हों के प्रयोग की ओर। यह दूसरे चरण का पहला दृश्यांश है। मैंने बहुत सारी कोशिशें की हैं ऐसी कि आपको मैं रिझा सकूं पढ़ाई के लिए, पढ़ाई की बाबत आपको मैं बता सकूं, आप समझ सकें और आपको यह रुचिकर लग सके। ठीक है, तो देखा जाए। एक नया प्रयोग है, अच्छा लगा मुझे। विराम चिन्हों का प्रयोग कक्षा नवम, यह आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बस जागरूकता रखिए, लगन पैदा कीजिए और अपने मन में वो उत्सुकता लाइए जो उत्सुकता बड़े से बड़े रहस्य को भी उजागर करके व्यक्ति को यश, कीर्ति, गाथा और सम्मान की चोटी पर पहुंचा देता है। वही उत्साह, वही लगन और वही धैर्य की यहाँ भी आवश्यकता है, उसी धैर्य की आवश्यकता यहाँ भी है, वही धैर्य यहाँ भी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यह पहला दृश्यांश है दूसरे चरण का। पर्दा खुल रहा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे यह पर्दा खुलता है जब तक। यहाँ देखिए, इस बार नया प्रयोग किया है मैंने, सीखा है, मैंने भी सीखा है, मैं हमेशा सीखता हूँ। देखिए यह ब्लैंक है, खाली है। अब इसमें से कहाँ से कुछ प्रकट होगा, कैसे आएगा, देखिए आ रहा है। ये हमारे महानुभाव सब हैं, जयशंकर प्रसाद जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और मैथिली शरण गुप्त जी। तो इनके सानिध्य में हम हैं। और यहाँ मैं उपविराम, जहाँ परिचय या विपरीत कथन, या ये देखिए मैं इन दोनों के बीच में हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। बच्चे की तरह इन दोनों के कंधों पर हूँ मैं, बहुत खुशी होती है। उपविराम, जहाँ परिचय या विपरीत कथन या विशेषणात्मक विवरण हो, वहाँ उपविराम का प्रयोग होता है। जैसे भारत संसार का परिचायक, भारत अनेकता में एकता का देश, भारत सांस्कृतिक प्रतिरूप। देखिए हम लोग अल्प विराम और अर्ध विराम तक पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में ही, पिछली बार ही। अब जरा कुछ देर इन दोनों के कंधों पर भी आ जाऊं जी। यहां जो है देखिए, उप विराम, उप का मतलब होता है छोटा, लघु, है ना, हल्का विराम जहां हो। यह कहाँ होता है आपने देखा होगा। यह उप विराम कैसा होता है? यह उप विराम होता है दो बिंदुओं के रूप में, ऊपर नीचे दो बिंदियां होती हैं, भारत के बाद लगा हुआ है। देखिए पहला जो उदाहरण है, भारत यहाँ है, देख रहे हैं, यही उपविराम है। अच्छा, इसके कई सारे परिदृश्य होते हैं, इसके कई सारे परिप्रेक्ष्य होते हैं जहां तक मैं समझता हूं। जहां परिचय या विपरीत कथन या विशेषणात्मक विवरण हो, विशेषणात्मक विवरण, परिचय यानी जहां किसी का परिचय दिया जाए, ये तो आप समझ रहे हैं। इसको रख लूं माइक को सामने ताकि आपको सुविधा हो, आवाज बहुत ही साफ साफ पहुंच सके जी। मैंने कहा उपविराम जहां परिचय या विपरीत कथन या विशेषणात्मक विवरण हो। परिचय, जब हम किसी के बारे में कुछ बताते हैं जिससे उसका जो रहस्य है वह उजागर हो जाए, उसके बारे में हम जान लें कि वह क्या है।
ठीक है। विपरीत कथन, उल्टा कथन। विशेषणात्मक विवरण, विशेषणात्मक यानी किसी की गुणवत्ता पर प्रकाश डालते हुए, गुण या अवगुण दुर्गुण, व्याकरण में तो सबको गुण ही माना जाता है, तो उसकी विशेषता बताने वाले जो तथ्य होते हैं, उन तथ्यों का उजागर जब हम करते हैं, उन तथ्यों को जब हम सामने लाते हैं, उन तथ्यों का उजागर होता है, उन तथ्यों को उजागर किया जाता है, जहाँ विवरण होता है, व्याख्या होती है, यानी जिससे किसी के बारे में विस्तार पूर्वक हमारी जानकारी बढ़ सके। बस मूल बात यह है, वहां उपविराम का प्रयोग होता है। जहां हम किसी का परिचय देते हैं, जहां उल्टा कथन होता है, और जहां किसी की विशेषता बताई जाती है, मूल बात यह है। अब देखिए 3 प्रयोग यहाँ है। जैसे भारत, परिचय है, संसार का परिचायक। भारत, संसार का, भारत उपविराम है, संसार का, भारतः नहीं है, याद रखिएगा, भारत संसार का परिचायक, ठीक है। फिर दूसरा है विपरीत कथन, भारत अनेकता में एकता का देश। ये सही बात, ये विपरीत कथन है। अनेकता में एकता कहां से पैदा हो सकती है भला, लेकिन होती है। भारत अनेकता में एकता का देश। और विशेषणात्मक विवरण, भारत सांस्कृतिक प्रतिरूप। भारत सांस्कृतिक प्रतिरूप। पूर्ण विराम नहीं दिया गया है, आपने गौर किया, नहीं किया होगा, पूर्ण विराम नहीं दिया गया है। क्यों? इसलिए क्योंकि यह कथन नहीं है, यह शीर्षक है। शीर्षक में कोई विराम चिन्ह नहीं होता सिवाय निर्देशक चिन्ह के, विवरण चिन्ह के और इस उपविराम के। समझ रहे हैं? तो ये बातें तो आपको जाननी होंगी, ठीक। विराम समझ गए आप? जहां परिचय हो, जहां विपरीत कथन हो, या जहां विशेषणात्मक विवरण हो। जी, ठीक है, ये उपविराम है। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक ही महानुभाव है, इनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और हिंदी के शलाका पुरुष, हिंदी साहित्य के गद्य विधा इनके द्वारा ही चलाई गई है। चलती तो पहले से थी, लेकिन वह उस रूप में नहीं थी जिस रूप में आज हम गद्य विधा को पहचानते हैं। उस विधा की पहचान इन्होंने ही हमें कराई। नाटक इनके जमाने से ही हिंदी में लिखे जाने लगे, और बहुत कम उम्र थी इनकी, मात्र 35 सालों की उम्र में ये हमें छोड़कर चले गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र युग ही एक है साहित्य में, हिंदी साहित्य में हरिश्चंद्र युग नामी है। कितने प्रतिभाशाली, कितने उन्नत ललाट वाले, और कितनी गहरी सोच वाली इनकी आंखें हैं, कितने गहरे विचारों वाले इनके हाव भाव हमें दिख रहे हैं। प्रतिभाशाली अलग से ही पहचान में आ जाते हैं बच्चों। बहरहाल, पूर्ण विराम, विधानवाचक वाक्य की समाप्ति के बाद जिस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, श्याम मुरली बहुत मधुर बजाता है, भारत विश्व गुरु है, आदि। अब देखिए यहाँ क्या बात होती है। पूर्ण विराम का मतलब ही होता है जहां कथन संपूर्ण हो जाए, जहां उसमें और कुछ लाग लपेट न रहे, कुछ और न जोड़ा जाए, न कुछ घटाया जाए, बात जो हम कहना चाह रहे हो वह पूरी तरह से प्रकट हो जाए। तो उसकी समाप्ति की निशानी क्या है? उसकी समाप्ति की निशानी है एक खरी पाई, एक खरी पाई, सीधी सी पाई है। याद रखिएगा, यहाँ बहुत सारे लोगों में बहुत अधिक जो है सो मुझे लगता है असुविधा का परिवेश बन जाता है बहुत सारे लोगों के सामने। असुविधा का परिवेश मैंने जानबूझकर कहा इसलिए क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता कि पूर्ण विराम कहाँ हो और विस्मयादि बोधक का चिन्ह कहाँ हो, या प्रश्नवाचक कहाँ हो। प्रश्नवाचक तो खैर मान भी लेते हैं हम लोग कि अच्छा यहाँ इन्होंने कर दिया, अच्छा चलो, लोग समझ भी जाते हैं। पूर्ण विराम और विस्मयादि बोधक में बहुत फर्क हो जाता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। जहाँ विस्मयादि बोधक का चिन्ह होना चाहिए वहाँ पूर्ण विराम दे देते हैं, पूर्ण विराम के बदले विस्मयादि बोधक दे देते हैं, समझ में ही नहीं आता। आपको बता दूं, पूर्ण विराम का जिस बहुतायत में प्रयोग किया जाता है हिंदी साहित्य में, हिंदी व्याकरण में, उस बहुतायत में इसका प्रयोग नहीं है, एकदम नहीं है, उस बहुतायत में नहीं है। इसका प्रयोग है बहुत सीमित,
लोग समझते नहीं है, इसका प्रयोग बहुत सीमित है जी। सिर्फ विधानवाचक। अब विधान क्या है मैं आपको बता चुका हूं बहुत पहले, वाक्य पढ़ाने के संदर्भ में बता चुका हूं, है ना। विधान क्या होता है? विधान का मतलब होता है व्यवस्था। हिंदी में वाक्य रचना की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था की एक और खासियत है, कर्ता कर्म क्रिया, लेकिन भाव साधारण, यानी उसमें कोई विशेषता न हो। विशेषता जो ही आएगी त्यों ही या तो प्रश्न बनेगा, या विस्मयादि का विस्मयादि बोधक बनेगा, या कुछ और बनेगा, आदेश हो, आज्ञा हो, अनुज्ञा हो, कुछ भी हो। विशेषता आते ही वह विधानवाचक नहीं रह जाएगा। आई बात समझ में? विशेषता आते ही विधानवाचक नहीं रह जाएगा। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं इसे यहीं रोकता हूँ। उसके बाद में आप जानते हैं मैं बीच में छोड़ूंगा नहीं, यहीं से शुरू करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद,